वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 4 अगस्त 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में है। हाल ही में नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, जिसे आप एनसीएम भी बोल सकते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि माइनॉरिटीज़ को भी एक वीकर सेक्शन की तरह ट्रीट किया जाए, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। बात करते हैं एनसीएम के बारे में। एनसीएम को 1992 में एक एक्ट पास करके सेटअप करने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार से पहला एनसीएम 1993 में एक स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में एग्जिस्टेंस में आया। सेक्शन 2 क्लॉज 3 एनसीएम एक्ट का यह प्रावधान करता है कि कौन होगा माइनॉरिटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर नोटिफाई करेगी। तो अभी तक 6 माइनॉरिटीज को नोटिफाई किया गया है। वही 6 माइनॉरिटीज वर्तमान में एग्जिस्टेंस में हैं। कंपोजिशन में इस बॉडी में होते हैं टोटल 7 मेंबर्स, जिसमें एक होते हैं चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स। इन 7 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनकी एमिनेंस, एबिलिटी और इंटीग्रिटी के आधार पर। सभी लोग जो पद पर आते हैं वो 3 साल तक अपने पद पर बने रहते हैं। फंक्शंस के प्रावधान एक्ट में ही सेक्शन 9 क्लॉज 1 में दिए गए हैं, जिसमें उन्हें 6 जो कम्युनिटीज अभी नोटिफाइड है उनके लिए काम करना होता है। 2000 जैन, पारसी, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और मुस्लिम। एनसीएम के काम एक्चुअली में हैं क्या? पॉइंट नंबर 1, ये लगातार जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनके प्रोग्रेस को इवेल्युएट करते हैं कि वो कितना डेवलप कर पाए हैं। दूसरा, वो वेरियस जो सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाए हैं उनके द्वारा उन्हें मॉनिटर करते हैं कि क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं अथवा नहीं। वो रिकमेंडेशंस देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कि किस प्रकार से माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। फर्दर, अगर कोई कंप्लेन आती है किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के पर्सन के द्वारा कि उसके अधिकारों को छीना गया है या फिर उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, तो इस संबंध में भी कंप्लेंट्स को देखने की जिम्मेदारी एनसीएम की ही है। इसके अतिरिक्त वो कॉज स्टडी भी करते हैं। इट्स नॉट केस स्टडी, इट्स कॉज स्टडी। माइनॉरिटीज के खिलाफ जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर रिप्रेशन होता है, उसके क्या कारण हैं, उनसे कैसे निपटा जा सकता है, इस संबंध में वो कॉजेस को भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं। फर्दर इस संबंध में वो रिकमेंडेशंस देते हैं। इसके अतिरिक्त वो स्टडीज, रिसर्च और एनालिसिस भी कंडक्ट करते हैं कि किस प्रकार से माइनॉरिटीज के सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल डेवलपमेंट किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वो अप्रोप्रिएट मेजर्स भी सजेस्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को माइनॉरिटीज को एम्पावर करने को लेकर। सो दैट वाज ऑल अबाउट एनसीएम। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गवर्नर की पार्डनिंग पावर के बारे में है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसका जो सेक्शन है 433A, उसमें प्रावधान किया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलता है तो उसे कम से कम 14 वर्षों तक सजा काटनी होगी। उसके बाद ही उसे छोड़ा जा सकता है, उसके पहले नहीं। अब एक सवाल उठता यह है कि अगर गवर्नर उसके पहले उसे पार्डन करना चाहते हैं, माफी देना चाहते हैं, तो क्या? इस संबंध में अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि आर्टिकल 61, जिसके तहत गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर है, सेक्शन 433A क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का उसके आड़े नहीं आता। मतलब वो उसके पहले भी अगर किसी को पार्डन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इससे ये तो क्लियर हो गया कि आर्टिकल 161 गवर्नर की पार्डनिंग पावर की बात करता है। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर की बात करता है। गवर्नर कई तरीके से किसी व्यक्ति को माफी दे सकते हैं। दोज कैन बी पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रेमिशन, रिमिट, कम्यूट। ये है क्या? इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। पार्डन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को पूरी तरीके से माफ कर देना, मतलब इसके बाद वो एक आम जीवन जिएगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी को मौत की सजा मिली है तो गवर्नर के पास पार्डन करने का अधिकार नहीं होता, यह अधिकार केवल प्रेसिडेंट के पास है। दूसरा है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब यह होता है कि किसी व्यक्ति की सजा को कम कर देना। सिमिलरली उसके सजा के नेचर को भी बदला जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला था विद रिगरस पनिशमेंट मतलब कठोर सजा, उसे श्रम करना होगा, सश्रम कारावास आप कह सकते हैं, तो उसे 20 साल की सजा में बदला जा सकता है। एट द सेम टाइम यह भी कहा जा सकता है कि अब आपको लाइट पनिशमेंट बियर करनी होगी, सश्रम कारावास नहीं भुगतना होगा। सजा को कम भी कर सकते हैं, नेचर भी चेंज कर सकते हैं। तीसरा है रिप्रीव। इसका मतलब बेसिकली डिले होता है।
इसमें होता यह है कि अगर किसी व्यक्ति को सजा मिली है तो कुछ समय के लिए उसकी सजा को रोक दिया जाता है। यूजुअली ऐसा तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी जाती है। वो प्रेसिडेंट के पास पार्डन मांगना चाहता है तो उसे समय चाहिए होगा ना, मतलब उसने प्ली डाली है, उसके पहले आप उसे फांसी पर लटका दो तो फिर मतलब क्या हुआ इसका। चौथा है रिस्पाइट। रिस्पाइट में पनिशमेंट के क्वांटम को घटा दिया जाता है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को संज्ञान में लेके, जैसे कि क्राइम करने वाला व्यक्ति कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर किसी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है, तो फिर सजा को थोड़ा हल्का कर दिया जाता है। पांचवा है रेमिशन। इसमें सजा को कम तो किया जाता है लेकिन उसके नेचर को नहीं बदला जाता। अगर 20 सालों का रिग्रेस पनिशमेंट है तो उसे 10 सालों के रिग्रेस पनिशमेंट में बदला जा सकता है, लेकिन लाइटर पनिशमेंट में नहीं। नेचर चेंज नहीं करेंगे, सजा कम कर सकते हैं। यहां पर देखिए कि गवर्नर और प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर में भी अंतर होता है। एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि 10 सेंटेंस केवल प्रेसिडेंट ही पार्डन कर सकते हैं, गवर्नर नहीं। हालांकि वो उसमें कुछ परिवर्तन जरूर कर सकते हैं। गवर्नर के पास कोर्ट मार्शल के संबंध में पार्डन करने का राइट नहीं होता, केवल प्रेसिडेंट ही ऐसा कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के बारे में है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं या स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज होते हैं, वो कई सारे टफ ऑपरेशंस में अपने शरीर का कोई हिस्सा खो देते हैं, जिसके बाद उनका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। वो अपने आप को डिसेबल मानने लगते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसी कंडीशंस बनी रहती हैं। 2019 में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम स्टार्ट किया गया क्लॉक ग्लोबल के द्वारा। क्लॉक ग्लोबल एक्चुअली में फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव्स की एक टीम है। इन लोगों ने आपस में मिलकर फैसला किया कि जो भी स्पेशल फोर्सेस के इंडिविजुअल्स किसी ऑपरेशन में अपने शरीर का कोई हिस्सा खो चुके हैं तो उनके मन में डिसेबिलिटी का सेंस ना आए, इसलिए हम कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे या लोगों को इसके लिए ट्रेन करेंगे ताकि उनके जीवन में वही उत्साह, वही जील बनी रहे जो तब थी जब वो सर्विस में हुआ करते थे। तो वो तरह तरह की एक्टिविटीज कंडक्ट करते रहते हैं और जो भी सिक्योरिटी पर्सनल्स दिव्यांगता में चले जाते हैं वो उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। अभी उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने एक प्रस्ताव रखा था या एक अनुमति मांगी थी कि वो चाहते हैं कि उनके कुछ ऐसे मेंबर्स जो दिव्यांग हैं, पहले वो स्पेशल फोर्सेस में थे, वो सियाचिन ग्लेशियर की चढ़ाई करें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसकी अनुमति दे दी। अगर ऐसा होता है तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा सबसे बड़ी टीम के द्वारा जो दिव्यांग जनों की है सियाचिन ग्लेशियर को फतेह करेगी। ये एक्सपीडिशन ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का हिस्सा होगा जिसके बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दी। इस वेंचर का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो दिव्यांग जन हैं जो पहले स्पेशल फोर्सेस में थे उन्हें रिहैबिलिटेट करें और एडाप्टिव एडवेंचर स्पोर्ट में उन्हें हिस्सा बनाएं। इसका एक मेन उद्देश्य यह भी है कि लोगों के मन में जो एक कॉमन परसेप्शन होता है दिव्यांग जनों को लेकर, पिटी, चैरिटी और इनएबिलिटी का, हम उसे तोड़ें और इसे डिग्निटी, फ्रीडम और एबिलिटी में बदल दें। फर्दर उनके पास एक एम्प्लॉयमेंट सोल्यूशन भी होता है बिकॉज ये टीम कई सारे लोगों को स्कूबा डाइविंग या और तरीके के जो एडवेंचरस एक्ट हैं उनके लिए ट्रेन भी करती है। अगर हम बात करें सियाचिन ग्लेशियर के बारे में तो ये आपको ईस्टर्न काराकोरम रेंज में मिलेगा। एक पॉइंट है NJ9842 जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया पाकिस्तान के बीच में खत्म हो जाती है। दैट इज द पॉइंट। अगर आप इसके थोड़ा सा नॉर्थ में जाएंगे और थोड़ा सा ईस्ट में जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर। ये नॉन पोलर एरियाज में सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। जो पहला है दैट इज फेटचेंको ग्लेशियर, ये आपको मिलेगा तजाकिस्तान में, ये है सबसे लंबा। ये लद्दाख का हिस्सा है। दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, इंडिया के लिए काफी स्ट्रेटेजिक है। इसकी मदद से इंडिया अपनी जो बॉर्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज तालिस्मान सैब्रे के बारे में है। ऑस्ट्रेलिया काफी इच्छुक है कि 2023 में जब इनका तालिस्मान सैब्रे होगा, जो इनका बिगेस्ट वॉर गेम है, तो उसमें इंडिया हिस्सा बने। देखिए अभी जो तालिस्मान सैब्रे 2021 है वो फाइनल हुआ है, खत्म हो गया। इसमें 17,000 मिलिट्री पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया था। यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी बड़ी एक्सरसाइज ये रही होगी। इसमें 7 देशों से लोगों ने हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया तो था ही, इसके अलावा यूएस था। बाकी के 5 देश थे कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और यूके। और ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि इंडिया भी इसमें अपनी हिस्सेदारी दिखाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मिनरवरिया पेंतली के बारे में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की एक टीम ने फ्रॉग की नई स्पीसीज को वेस्टर्न घाट में डिस्कवर किया है। नाम दिया गया है मिनरवरिया पेंतली।
ये देखिए जीनस मिनरवरिया से बिलोंग करती है और अपने जीनस में कुछ छोटे फ्रॉक्स में से एक है। वेस्टर्न घाट का एंडेमिक है, मतलब साफ है, ये सिर्फ वहीं पर पाए जाते हैं। डीयू के एक वाइस चांसलर हुआ करते थे और प्लांट जेनेटिसिस्ट थे। नाम था दीपक पेंतल। उन्हीं के नाम पर इसे नाम दिया गया मिनरवरिया पेंतली। बात करते हैं वेस्टर्न घाट के बारे में। वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस हैं जो आपको वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल मिलेगा। ये गुजरात से शुरू होकर तमिलनाडु तक जाता है। ये 6 राज्यों से होकर गुजरता है। 2000 गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, 6 राज्यों में इसका एक्सटेंशन आपको मिलेगा यहां पर वेस्टर्न घाट के बिल्कुल पैरेलल। ठीक है, यह हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। यहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा एंडेमिज्म, कई सारे ऐसे जीव हैं जो सिर्फ यहीं पर पाए जाते हैं और ये वेस्टर्न घाट की खास बात है। यहां पर कुछ स्टेटमेंट हैं, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। मिनरवरिया पेंतली फ्रॉक की नई स्पीसीज है, मेघालय में खोजी गई। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। गवर्नर डेथ सेंटेंस पार्डन नहीं कर सकते, केवल प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं। सियाचिन ग्लेशियर, ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है वर्ल्ड के नॉन पोलर एरियाज में। बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत। जवाब मैं बता भी देता हूं। मिनरवरिया पेंतली का ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज ये मेघालय में नहीं बल्कि वेस्टर्न घाट में खोजी गई एक स्पीसीज है। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल। ये तो सही है तीसरा वाला। चौथा भी गलत है बिकॉज ये लॉन्गेस्ट नहीं बल्कि सेकंड लॉन्गेस्ट है, एज आई टोल्ड यू इन द आर्टिकल। तो ये सेशन तो यहीं पे समाप्त होगा। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा। सारे पीडीएफ एज यू नो वहीं पर मिलते हैं। अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से करिएगा। सिंपली जाके टेलीग्राम में ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल आपको दिख जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।